नमस्कार। बैक्टीरिया की शेप और साइज़ के अध्ययन के बाद हम आते हैं बैक्टीरिया कोशिका की संरचना किस तरह की होती है। एक सिंगल सेल की संरचना होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया एक अत्यंत सूक्ष्म जीव है जो सामान्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो जा सकता है, लेकिन इसका विस्तृत अध्ययन करना काफ़ी कठिन होता है। तो इसकी संरचना देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और विभिन्न स्टैनिंग टेक्निक्स का विकास हुआ। उसके बाद ही इसकी सूक्ष्म संरचना का अध्ययन संभव हो सका। जीवाणु कोशिका की जो संरचना है वो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है और ये सेल 3 परतों से परिबद्ध रहती है। सबसे बाहरी वाली परत को हम कहते हैं स्लाइम लेयर। मध्य सेल वॉल होती है, मध्य परत, और सबसे आंतरिक परत होती है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्लाइम लेयर किस तरह की होती है। ये जो कोशिका है, ये जो स्लाइम लेयर है, कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर उपस्थित एक पतली जिलेटिनस आवरण के रूप में होती है। ये केवल बैक्टीरिया में ही पाई जाती है, दूसरी प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती है। तो सेल वॉल की बाह्य सतह पर उपस्थित है, एक जिलेटिनस आवरण के रूप में पाई जाती है। और ये कैसे बनती है? तो प्रोटोप्लास्ट के सिक्रीशन के द्वारा। प्रोटोप्लास्ट कुछ पॉलीसेकेराइड्स को सिक्रीट करते हैं, जैसे डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रॉन, लेवेन आदि, और कुछ अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन निर्मित होती है। तो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड दोनों का एक सम्मिलित आवरण होता है कुछ। लेकिन जब कुछ, अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियल सेल में केवल पॉलीसेकेराइड से निर्मित आवरण ही होता है, तो ये एक विस्कस लेयर बनाता है। इस विस्कस लेयर को हम कहते हैं स्लाइम लेयर। इसके विपरीत, यदि इस स्लाइम लेयर में नाइट्रोजनस पदार्थ उपस्थित हैं, जैसे अमीनो एसिड्स इत्यादि यदि उपस्थित हैं, तो ये एक दृढ़ परत बना लेते हैं, थोड़ी कठोर परत बन जाती है, और इसको हम कहते हैं कैप्सूल। यानी कि हमको दो तरह के आवरण, स्लाइम लेयर और कैप्सूल, दो तरह के आवरण इसमें देखने को मिलते हैं। तो जिसमें पॉलीसेकेराइड की श्रृंखला है, केवल पॉलीपेप्टाइड ही पाए जा रहे हैं, तो केवल पॉलीसेकेराइड ही पाए जा रहे हैं, तो वो स्लाइम लेयर। और दूसरी जो होगी वो जिसमें अमीनो एसिड्स भी साथ में है पॉलीसेकेराइड के, तो उसको हम कहेंगे कैप्सूल। अब ये जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल जो है, जीवाणुओं की एंटीबॉडीज़ और इनके निर्जलीकरण, डेसिकेशन से इनकी रक्षा करते हैं। और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया फैगोसाइटोसिस से प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए ये प्रायः जो है वो एट्राइकस होते हैं। तो इस तरह से ये स्लाइम लेयर बैक्टीरिया के सबसे सेल वॉल के भी ऊपर आवरण के रूप में पाई जाती है। अब जो परजीवी जीवाणु है उसमें मुख्यतया कैप्सूल पाए जाते हैं, और इनकी कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम के द्वारा पाचन से बचाते हैं। ये कैप्सूल्स का जो आवरण होगा वो सेल वॉल को लाइसोजाइम के द्वारा, लाइसोजाइम जो एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, उससे ये इसको डाइजेस्ट होने से बचाते हैं। कैप्सूल का जो रासायनिक संगठन है वो अलग अलग जीवाणुओं में भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ जीवाणु जैसे जेंथोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूटेंस, इनमें कैप्सूल जो है वो प्रायः पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है, जिसमें ग्लूकोज के अलावा अमीनो शुगर, रैमनोज, गैलेक्टिक एसिड और विभिन्न प्रकार की शर्करा के यूरेनिक अम्ल और पाइरुवेट एवं एसीटेट होते हैं। बैसिलस सबटिलिस में यह पॉलीपेप्टाइड मुख्यतया पॉलीग्लूटामिक एसिड द्वारा बना होता है। वह कैप्सूल जिससे साधारण माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाना संभव है उसे मैक्रो कैप्सूल कहते हैं, और वह कैप्सूल जिसकी पहचान केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा ही संभव होती है उसको हम कहते हैं माइक्रो कैप्सूल। ये यहाँ पर ये बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, अभी हम सिर्फ जो आउटर लेयर है, हमने कहा 3 भागों में हम इसकी 3 कोशिका जो है 3 परतों से परिबद्ध होती है। तो स्लाइम लेयर ये जो दिख रही है इस तरह से, ये वाली, ये यहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो है ये स्लाइम लेयर है।
और ये जो हार्ड लेयर दिख रही है ये है इसकी कैप्सूल। मतलब यहाँ पर ये जो स्लाइम लेयर है इसके अंदर हमको सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स ही दिखाई देंगे और यहाँ पर पॉलीसैकेराइड के साथ कुछ अमीनो एसिड्स भी होते हैं। तो ये कैप्सूल, ये स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर के अंदर की तरफ होती है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसका अंदर की तरफ जो ऑर्गेनेल्स हैं वो है कि ये साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से लगे हुए, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इससे लगे हुए ये ब्लीफेरोप्लास्ट होते हैं, बेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं और यहाँ से ये फ्लैजेला इस तरह से ये बाहर निकलते हैं, ये फ्लैजेला। फिर और अंदर मेम्ब्रेन की तरफ हम जाते हैं तो अंदर हमको कई सारे ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम्स और जो मुख्य यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उभरी हुई निकली हुई संरचनाएं इन फोल्ड मतलब फोल्ड्स के रूप में उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं मीजोसोम्स। और यहाँ पर जो और क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो इस तरह से सर्कुलर डीएनए यहाँ पर पाया जाता है और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, मेटाफॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, क्रोमेटोफोर्स, राइबोसोम्स और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ जो है बेसल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं जिससे कि ये फ्लैजिला पीलीस बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है। इसको हम एक एक करके आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसके बाद आते हैं हम कि जो स्लाइम लेयर है इसके क्या क्या कार्य है, बैक्टीरिया में ये क्यों पाया जाता है। तो इसकी सहायता से बैक्टीरिया, क्योंकि एक ऐसा म्यूकस टाइप का चिपचिपा सा होता है, तो इसकी सहायता से जीवाणु किसी भी सबस्ट्रेट से आसानी से, सबस्ट्रेट यानी कि चट्टान है, पौधे की जड़ है या फिर कोशिका की सतह है इत्यादि पर आसानी से चिपक सकता है। प्रतिकूल परिस्थिति में ये स्लाइम लेयर के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉलीसैकेराइड पाया जाता है। इसके बाद स्लाइम लेयर या कैप्सूल में उपस्थित जल जीवाणु कोशिका को अस्थायी शुष्कता से मतलब निर्जलीकरण से बचाते हैं, डेसिकेशन से बचाते हैं और पैथोजेनिक जीवाणु की उग्रता कैप्सूल की उपस्थिति के कारण ही संभव होती है। तो स्लाइम लेयर इसलिए इनमें डेवलप होती है या बैक्टीरिया अपने आप को स्लाइम लेयर इसलिए इन कारणों से इनमें डेवलप होती है। इसके बाद आते हैं हम कि जो सतही आवरण है इनके अंदर बैक्टीरिया में, तो ये सतह पे जो संरचना पाई जाती है उसको हम कहते हैं फ्लैजिला। इसके बाद फ्लैजिला, तो ये सतही आवरण है, सतह पे पाई जा रही है ये फ्लैजिलाएं और सतही उपांग के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पतली रोमिल और कुंडलित आकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं, मतलब हेयर लाइक अपेंडेजेस के द्वारा। इन फ्लैजिला के द्वारा हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं और इनको फ्लैजिलम कहते हैं। सिंगुलर में हम फ्लैजिलम कहते हैं और प्लूरल में फ्लैजिला, मतलब बहुवचन में हम कहेंगे फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिलम है ये चाबुक की तरह एक समान मोटाई की प्रोटोप्लाज्मिक संरचनाएं होती हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 माइक्रोन तक होती है और प्रायः जीवाणुविक कोशिकाओं में इनकी लंबाई 4 से 5 माइक्रोन और जीवाणुविक कोशिकाओं की लंबाई से अधिक होती है। मतलब जो कोशिका की लंबाई है उससे इनकी लंबाई फ्लैजिला की अधिक होती है। फ्लैजिला जो है वो प्रोटोप्लास्ट से उत्पन्न होकर कोशिका भित्ति से बाहर की ओर निकलते हैं और इनके आधार पर ब्लीफेरोप्लास्ट नामक एक ग्रैन्यूल्स पाया जाता है जिससे ये जुड़ी हुई होती है। इनकी जो गतिशीलता जो है सर्पिल जीवाणु का सार्विक लक्षण है और बैसिलस जीवाणु में जो फ्लैजिला सामान्य रूप से पाई जाती हैं। कॉकस बीजाणु ज़्यादातर नॉर्मली ये नॉन मोटाइल होते हैं, कॉकस जो है वो, इनमें फ्लैजिला का अभाव होता है। कशाभिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने इनको 2 वर्गों में बांट दिया है, एट्राइकस और ट्राइकस।
एट्राइकस ऐसे जीवाणु हैं जिनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है और ये नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, पास्चुरेला इत्यादि। दूसरे टाइप के जो हैं वो ट्राइकस कहलाते हैं, जिनमें कशाभिकाओं की फ्लैजेला की उपस्थिति होती है, पाई जाती है और इनमें गतिशीलता पाई जाती है, जिसकी फ्लैजेला की उपस्थिति के कारण इनमें गतिशीलता पाई जाती है। अब इनकी सतह पे जो वितरण है जीवाणुओं में, फ्लैजेला का जो सतह पर वितरण है उस वो ही उनका जीवाणुओं का एक लाक्षणिक गुण है। तो वितरण इस प्रकार से, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये एट्राइकस, इसमें किसी तरह का कोई फ्लैजेला नहीं है, इसमें सिंगल एक ही फ्लैजेला है। इस तरह के फ्लैजेला को हम कहते हैं पोलर फ्लैजेला। पोलर मतलब एक सिरे पे लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों सिरे पर निकले हुए हैं, यहाँ पर एक सिरे से दो फ्लैजेला निकले हुए हैं। इनके सबके, जैसे ये मोनोट्राइकस एक ही फ्लैजेला एक ही सिरे पर पाया जा रहा है, यहाँ पर दोनों सिरों पर फ्लैजेला पाए जा रहे हैं, इसलिए एम्फीट्राइकस। यहाँ पर सेफेलोट्राइकस एक ही सिरे से दो फ्लैजेला निकल रहे हैं, फिर दोनों सिरों पर कई सारे फ्लैजेला निकल रहे हैं, इसलिए इसको लोफोट्राइकस। और पूरी सतह से फ्लैजेला निकल रहे हैं, ये कहलाता है पेरिट्राइकस। तो इस तरह से ये फ्लैजेला सतह पर जिस तरह से स्थित होते हैं उसके आधार पर हमने इनको अलग अलग नाम दे दिए हैं। आगे हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि फ्लैजेला की उपस्थिति सतह पे ये किस तरह से उपस्थित है। ये बैक्टीरिया का एक लाक्षणिक गुण है। विभिन्न जाति में इनकी नंबर, पोजीशन और अरेंजमेंट में भिन्नता होती है, और यदि ये फ्लैजेला जीवाणुविक कोशिका के एक सिरे पर स्थित है तो इसको हम कहेंगे, एक सिरे पर या दोनों सिरों पर स्थित है तो इसको हम कहेंगे पोलर फ्लैजेलेशन, ध्रुवीय कशाभन्यास। इसके विपरीत यदि ये फ्लैजेला जीवाणु की पूरी सतह पर यदि वितरित है तो इनको हम कहेंगे नॉन पोलर फ्लैजेलेशन। अब जो ध्रुवीय और अध्रुवीय कशाविन्यास है, ये इस तरह से कि पोलर फ्लैजेलेशन में प्रायः ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैसिलाई और स्पाइरिला इन जीवाणुओं में ही पाया जाता है, और जो पोलर फ्लैजेलेशन है वो इस प्रकार से है, जैसे मोनोट्राइकस जीवाणुविक कोशिकाओं के केवल एक ही सिरे पर, जैसे चित्र में आपको यहाँ पर मैंने बताया कि केवल ये एक ही सिरे पर फ्लैजेला पाया जा रहा है, तो इस एक ही सिरे पर जो फ्लैजेला पाया जाएगा इसको हम कहेंगे मोनोट्राइकस। इसके बाद जो इसके यदि दोनों सिरों पर मोनोट्राइकस जो है, इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास और विब्रो कॉलरी। फिर दूसरा जो है वो है एम्फीट्राइकस। इस प्रकार के फ्लैजेलेशन जो है, इस प्रकार का जीवाणुविक कोशिका के दोनों सिरों पर कम से कम एक फ्लैजेला उपस्थित होता है, इसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस, और ये पाया जाता है नाइट्रोसोमोनास, स्पाइरिलम वोलुटेंस इत्यादि। फिर जैसा अभी आपको बताया सिफेलोट्राइकस, कि सिफेलोट्राइकस में इसके एक ही सिरे पर दो या दो से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं, तो दो या दो से अधिक पाए जाएंगे हम उसको कहेंगे सिफेलोट्राइकस। ये यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये सिफेलोट्राइकस। इसके बाद आते हैं हम लोफोट्राइकस। दोनों सिरों पर दो या दो से अधिक, मतलब जीवाणु कोशिका की दोनों सिरों पर दो या दो से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं लोफोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोलुटेंस। फिर नॉन पोलर फ्लैजेलेशन में जीवाणुविक कोशिका जो फ्लैजेला है वो जीवाणुविक कोशिका की सतह पर चारों ओर उपस्थित होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पूरी ओर, मतलब कोई यहाँ पर पोलराइजेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पोलर की किसी पोल से निकल रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी सतह से निकली हुई होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरिट्राइकस। और इसमें जो फ्लैजेला है ये समान पूरी सतह पर समान रूप से वितरित होते हैं। चित्र में आप देख ही चुके हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोटियस वल्गैरिस, बैसिलस टाइफोसस, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम। ये इनके पेरिट्राइकस के एग्जाम्पल है। तो नॉर्मली फ्लैजेला जो है वो बैसिलस और स्पाइरलम बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। कॉकस जो है वो एट्राइकस होते हैं, उनमें फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं।
अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात आती है तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जैसे कि हम दूसरी सेल्स में जिनमें फ्लैसेला पाए जाते हैं, जैसे एल्गी के जूस्पोर्स और इनमें इस तरह से, तो इनमें 9+2 का तंतु कशाभिकाओं में 9+2 का तंतुमयी वितरण होता है, फाइब्रस वितरण होता है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई वितरण, कोई कॉइलिंग, कोई वितरण नहीं दिखाई देता। ये इस तरह से हमको ये ऐसे कॉइल के रूप में अरेंज दिखाई देते हैं, कॉइल्ड संरचना प्रदर्शित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जीवाणुविक जो फ्लैजेला है उसमें अनेक तंतु जो हैं वो सर्पिल क्रम में विन्यासित होने से बनते हैं ये। तो ये स्पाइरल अरेंजमेंट इनमें पाया जाता है फाइबर्स का। 9+2 का अरेंजमेंट ना होकर ये इस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट इनमें पाया जाता है, जो कि हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।